कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सबके लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर, स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्ज़ाम देने में। शायद आप उन अवस्थाओं में, आप भी निकले, मैं भी निकला हूँ। तो समस्या क्या है, एक बच्चा जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में है, उसके सामने एक ड्रीम है कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है या आरएएस ऑफिसर बनना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ क्योंकि आप सही से प्रश्न नहीं रख पा रहे थे। अब एक बच्चा फर्स्ट ईयर में है, उसकी उम्र मान लीजिए 17 साल है, सेकेंड ईयर में 18 साल है, 19 साल का बच्चा है,
और उसे आईएएस का एग्ज़ाम देना 21 साल होने पर। एक व्यक्ति जो पहले से ही तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ईयर वो ग्रेजुएशन कर चुका है और पिछले 3-4 साल से वो एग्ज़ाम की आईएएस की तैयारी कर रहा है। बच्चों के सामने क्या है कि बहुत कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, तो कुछ बच्चों के सामने ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कंपटीशन यूपीएससी के साथ करें या हमारे साथ जो हमसे अनुभवी प्रतियोगी हैं उनसे भी हमारा मुकाबला होने वाला है। तो मानसिक रूप से कुछ बच्चे अपने आप वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कॉलेज के साथ हम कैसे पढ़ें, या मतलब उनके आगे हम हार तो नहीं जाएंगे, वो तो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें इनके मानसिक रूप से खुद को तैयार नहीं कर पा रहा है, पुशअप नहीं कर पा रहा है कि वास्तविकता में मैं कर पाऊँगा। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को खोज रहे हैं, सर इनसे पूछूं, उनसे पूछूं, उनसे पूछूं। तो क्या इनको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए इस उम्र में? बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। और ये प्रश्न ऐसा है कि कई पेरेंट्स भी यहाँ हमारे पास आते हैं पेशेंट्स दिखाने के लिए बच्चों को, जब तब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता और ये बाकी बच्चों से कैसे स्टडी में फाइट करेगा और आगे कैसे बढ़ेगा और आगे इसका क्या होगा। तो उनको हम एक बहुत सरल जवाब देते हैं कि आप जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं क्लासेस, और सभी को सर, आपको भी, मेरे लिए भी, सबके लिए ये बात है सही बात कि है। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वो मूवी हमें स्टार्टिंग से एंड तक एक बार में याद हो जाती है। वन टाइम आप मूवी देखो, आपको पूरा याद रहेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये प्रश्न फेसबुक पे बहुत लंबे समय तक चलता रहा। और हालांकि आप लोगों को ये सब नहीं देखना चाहिए, मैं अभी बात करूंगा कि ये चीजें मना है, स्टूडेंट्स को फेसबुक औरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप वास्तव में चाहते हो कुछ आगे बढ़ जाए और आगे बन जाए तो। लेकिन फिर भी आप जब मूवी देखते हैं तो एक बार मूवी देखते हैं और वापस आकर ऐसी कैसी स्टोरी, ऐसा कैसा डायलॉग लोगों को याद हो जाता है। राजमाता ने क्या बोला, लोगों को डायलॉग याद है। कटप्पा के डायलॉग याद है, बाहुबली के डायलॉग याद है। बिल्कुल। तो जब वो एक बार में याद हो सकते हैं तो फिर स्टूडियस जो चीज़ें हैं, जो किताबों में लिखी हुई है, वो चीज़ें हमें याद क्यों नहीं होती? उसका कारण है कि हम इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। 3 तरीके से आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हो, चाहे वो आरएस का सिलेबस हो, चाहे वो आईएएस का सिलेबस हो, चाहे किसी भी एग्जाम का नर्सरी का सिलेबस हो, किसी का भी सिलेबस हो। ऐसा कहा जाता है कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी है तो आपको स्टडी छोटे क्लास की बुक से उठाकर पढ़ाना चालू कराते हैं। उसका रीज़न ये है कि छोटे क्लास में हम सही तरीके से पढ़ते थे। ए फॉर एप्पल टीचर पढ़ाती थी तो एप्पल का चित्र दिखाती थी कि ये ए फॉर एप्पल है, तो वो लाल लाल रंग का एक चित्र दिमाग में बन जाता था बच्चे के। और बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ में मंडी में जाता था, उसको एप्पल दिखती थी तो बोलता था पापा वो ए फॉर एप्पल है, मम्मी वो ए फॉर एप्पल है। वहां से सीखने को मिलता है। मतलब कहने का ये है कि आप इंटरेस्ट से पढ़ें, जो भी चीज़ आप पढ़ें उसका एक चित्र अपने दिमाग के अंदर बनाएं। 3 तरीके से आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हो। पहला तरीका है कि कोई आपको दंड देकर मार मार कर पढ़ाए। जैसे कि आपने पुराने श्लोक याद किए हुए हैं, आपको उसका अर्थ नहीं आता लेकिन श्लोक आपको याद रहता है। एक तो छोटी सी लेटर मेरे को भी याद है संस्कृत का कि यत मम ज्येष्ठ भ्राता पाणिग्रह संस्कार अस्ति एतत् कारणात् हम विद्यालय न आ सकियोमि। तो ये मेरे को आज तक याद है, क्योंकि वो डर से मैंने याद किया था एग्जाम पास करने के लिए, वो डंडे के जोर से। तो एक तो तरीका है कि कोई आपको डंडे के जोर से पढ़ाए, ये जमाना आजकल गया तो ये तरीके से तो हम पढ़ नहीं सकते। दूसरा तरीका एक और होता है, बार बार रिपीट करने का, कि जैसे आपको हनुमान चालीसा याद है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती पूरा सबको याद रहती है, क्योंकि बार बार मंगलवार को बार बार रिपीट करने से आपके दिमाग के अंदर उसकी छवि बन गई, आपको वो याद है। अब भले उसका मतलब आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये पता है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा तुरंत आ जाता है। तो दूसरा तरीका ये है। अब इतना सिलेबस आप रोज रोज तो रिवाइज कर नहीं सकते, हर मंगलवार को रिवाइज कर नहीं सकते। तो तीसरा तरीका, आखिरी लास्ट बचा, जो मूवीज देख के हम याद करते हैं। हम मूवी देखते हैं और हमें वो हीरो वो हीरोइन, हम उस कैरेक्टर के अंदर चले जाते हैं। बच्चों का तो छोड़ो सर, मैं अपना ही बता देता हूँ। हमारे भी जो पेरेंट्स हैं घर पे जो हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उस सीरियल के अंदर चले जाते हैं, उस किरदार के अंदर। और जो वो बहू बढ़िया है तो वो बहू की तारीफ करेगी, सास ने कुछ कर दिया तो वो अपने अंदर लेकर, मतलब उसको फीलिंग उस मूवी को देखते हैं और उसका वेट करते हैं कि इसका अगला एपिसोड कब आएगा। तो आपको पढ़ना है सही मायने में, तो केवल ये नहीं सोचना है कि मुझे आरएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे सीईटी का एग्जाम क्लियर करना है।
आपको मजे लेते हुए पढ़ना पड़ेगा, एंजॉय करते हुए। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, आप मान लो पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हो तो पृथ्वीराज चौहान की एक छवि दिमाग के अंदर बनाओ। आप केवल संयोगिता की छवि बनाते हो, पृथ्वीराज चौहान की बनाते नहीं। तो दोनों की छवि बनाओ, देखो कैसे मोहम्मद घोरी ने अटैक किया, क्या हुआ, 1301 आपके दिमाग के अंदर एक छवि बनाओ कि पहला युद्ध हुआ। देखिए सर तो साइंस के और देखिए हिस्ट्री कितना अच्छे से बता रहे हैं आप लोगों को। तो क्योंकि मैंने ये दिमाग में बैठा कर पढ़ा था तो इसलिए मेरे को अभी तक याद है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही तरीके से आगे एग्जाम में पास हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हमने तो मेडिकल का एग्जाम दिया है, इसमें कुल 19 सब्जेक्ट होते हैं और 19 सब्जेक्ट को एक एक एग्जाम को क्लियर करना तो वो तभी याद हो सकता है जब आप अपने आसपास में एक छवि बनाते हो। तो हम जब भी पढ़ते थे तो एक छवि बनाते थे, कोई बीमारी पढ़ते थे तो बीमारी का एक मरीज हमारे आसपास में हम एक ऑरा तैयार करते थे। आपने देखा होगा सर, अमूमन की जो वैज्ञानिक होते हैं जितने भी वो ऐसे हवा में लिख लेते हैं। तो वो हवा में लिखते, लोग बोलते हैं पागल हो गया है, तो वो पागल नहीं हो गया, उसको वास्तव में दिखाई देने लगता है, उसको अक्षर दिखाई देने लगते हैं हवा में। वो इतना ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर घुसना पड़ता है तो आप एक सेलेक्ट हो सकते हो, नहीं तो 10 अटेम्प्ट भी आपको कम पड़ जाएंगे। सही बात है। अब मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो मैं संतुष्ट हूँ हालांकि कि गांव-गांव तक ये मतलब ये जा रहा है कि आईएएस बनना है। पहले ये सब विचार नहीं रखते थे, अब ये सारे सवाल भी कर रहे हैं, चेतना आ रही है। लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शहरों में बच्चों को सुविधाएं होती हैं, वो आगे होते हैं, हमारे पास तो पहले से था नहीं तो हम शायद कहीं रह जाएं। लेकिन जो आपने कही है ना बात कि अगर आपके अंदर ये ऐसा हो गया कि चेतना रही और आप बार बार ये सोचते रहे तो शायद एक ही बार में संभव है। जरूरी नहीं कि वो 5-7 साल से तैयारी कर रहा था तो शायद वो सफल हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप इस साल तैयारी कर रहे हो, आपका इस साल ही सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन बशर्ते आपको तैयारी जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर रहे हैं तो बस। दूसरा ये है कि कई बार आप ये ना सोचें, मुझे लगता है केवल कि कई बार आप ये ना सोचें कि अगर वो, ये भी तो सोच सकते हो ना कि अगर वो तैयार उसका सिलेक्शन होना ही होता तो 5-7 साल में हो ही गया होता। तो आप ये समझ लें कि वो तो आपकी नज़र में फेल है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। बिल्कुल। फर्स्ट उल्टा फ्रेशर जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है बजाय कि 7-8 साल पुराना कैंडिडेट, क्योंकि उसका दिमाग उस एक ही एक पढ़ाई को पढ़ के इतना ज्यादा गहराई में चला जाता है कि उसका सिलेक्शन होने में उसको तकलीफ रहती है। और आपने देखा होगा एकदम यंग आईएएस बनते हैं सर, एकदम यंग। सरकार ने उम्र 30 साल से नीचे वाला, उससे ऊपर कोई विद्यार्थी दे ही नहीं सकता। तो जब इतने अटेम्प्ट सरकार को देने होते तो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतना ज्यादा में जब 2-3 बार में सेलेक्ट नहीं हुआ वो तो फिर पीछे जाकर सेलेक्ट होता है तो तकलीफ ही इतना स्ट्रांग नहीं है उसका माइंड होता है।